जिंदगी में आता चले हुए इंसान की शख्सियत को निखारते और कुछ इत्तेफाकात हयात को हुसैन बना देते हैं। ताहम कुछ इत्तेफाकातों का अजाब भी बन जाते हैं। इंसान की मिट्टी में खता भी शामिल है। वो खता की मिट्टी से बनाया गया है, तभी जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर वो कोई बड़ी गलती कर जाता है। मेरे वालिद साहब ने भी ऐसी ही गलती की कि जिसके असरात इनकी औलाद को बर्बाद कर गए। वो पुलिस के महकमे में मुलाजिम थे, जहाँ रिश्वत की रेल पेल थी। वालिद साहब शुरू में बददियानत न थे, लेकिन बाद में इस छूत के मर्ज से ना बच सके। दूसरों की देखा देखी वो भी कुंबे की खुशहाली की खातिर इस दलदल में उतर गए। बात दरअसल ये थी कि जिस सूबे में उनकी तैनाती थी, वहाँ का सरबराही इस बारी लानत में गिरफ्तार था। इसकी मातख्ती में कुछ दियानतदार आफिसर भी बददियानती पर मजबूर थे। जिन इदारों के सरबराह बददियानत हों, वहाँ उनके मातहत भी दुरुस्त खतूत पर मुलाजमत का सफ़र जारी नहीं रख सकते। सौ अबू ही नहीं, महकमे के बाकी मुलाजिम भी रिश्वत सतानी की इस दलदल में घुले गिले डूबे हुए थे। कहते हैं, रिस्क हलाल इंसान के अखलाक और किरदार को कुंदन की मानंद निखार देता है, खा इसमें कितनी ही तकलीफ क्यों न छुपी हों। जबकि हराम की कमाई आदमी के खून में बाराई का जहर यल्ला नीच बो देती है। इस बात से कोई इन्फाक करे ना करे, मुझको इस अमर पर यकीन है, क्योंकि ये सब मुझ पर बनती है। अबू की रिश्वत सतानी ने जहाँ हमारे घर पर बहन बरसाया और आसाइशों के दरवाजे खोले, वहाँ हमको निकम्मा, कामचूर और आराम पसंद भी बना दिया। यही वजह है कि मेरे दोनों भाई आला स्कूल में पढ़ने के बावजूद आला तालीम से महरूम रहे। हम दोनों बहनें भी ज़ाहिरी नमूद व नुमाइश की रस्या होकर रूहानी सुकून व तमानियत खो बैठे। हमें जब ज़िंदगी की सारी सहूलतें हासिल हुई, तो हमारे मिजाज और रंग ढंग भी बदलने लगे। हम मेहनत से जी चुराने लगे, तभी कुदरती तौर पर हम चारों बहन भाई इस इंसानी अजमत से महरूम हुए जो किरदार की पुख्तगी के रावत में हासिल होती है। हम सभी बहन भाइयों में ये कमी रह गई कि मेहनत से दावर हुए तो पढ़ाई से भी दूर हो गए। नतीजा ये निकला कि ऐसे वसाइल तलाश करने लगे जिसमें बना मेहनत सरमाया हासिल किया जाए। भाई रातों रात दौलतमंद बन जाने के ख्वाब देखने लगे और उन्हीं ख्वाबों की ताबीर को पाने की खातिर वो गलत किस्म के लोगों में जा फंसे। दोनों भाई अरबाब और महताब बेतहाशा दौलत कमाने के चक्कर में एक ऐसे गिरोह के रुकन बन गए जो स्मगलिंग और मुनशियात फरोशी का मकरू कारोबार करता था। इनको ये ज़म था कि हमारा बाप तो पुलिस ऑफिसर है, हम पकड़े गए तो भी कोई हमारा क्या बिगाड़ लेगा। कुछ दिन तो अबू को इल्म न हुआ कि मेरे लड़के कैसे गिरोह के हत्थे चढ़ गए हैं, मगर जब बेटे ब्रीफकेस भर के नोट लाने लगे तो उन्होंने हकीकत जानते हुए भी चाप साध ली कि उनके ईमान को रिश्वत के रुपए ने कमज़ोर कर डाला था। उनको अपने ओहदे की ताकत का ज़म था। मुनशियात की लानत कितनी काबिल ताज़ीर है। इस अमल से वाकिफ होने के बावजूद वालिद साहब ने बेटों को गलत राह पर चलने से नहीं रोका, क्योंकि वो रिश्वत के रुपए से हासिल किए एक कीमती प्लाट को जल्द अज जल्द प्लाजा का रूप देना चाहते थे। बड़ी बहन की शादी एक अमीर घराने में हो गई। इनकी किस्मत के शौहर अच्छा मिला, ताहम बाबुल की हर बेटी की किस्मत एक सी नहीं होती। आपा के बरअक्स शादी के रूप में बदकिस्मती मेरी राह देख रही थी। मेरे लिए जो रिश्ता आया, बज़ाहिर तो ये लोग तालीम याफ्ता समझे हुए और शरीफ ख़ानदान से थे। घराना भी खुशहाल नज़र आता था। अम्मी अबू ने हाँ कर दी और मेरा इनकाह मुहिब खान से हो गया। साल बाद रुखसती हुई थी। मेरे ससुर साहिब बिजनेस करते थे। उनका कारोबार बहुत अच्छा जा रहा था। इनके बेटे भी इस कारोबार में शरीकत थे, सो मुश्तरका फैमिली सिस्टम था। घर की बड़ी सास थी, नौकर चाकर खिदमत के लिए मौजूद थे। गरज हर तरह से सब अच्छा था। मैं बयाकर ससुराल आ गई। शौहर दरवेश सिफत थे, इनको दौलत से ज्यादा दिलचस्पी न थी। कारोबार के झमेलों से आज़ाद होकर मजीद तालीम हासिल करना चाहते थे। उनको बिजनेस की पाबंदी न भाए। वो वकीला ऑफिसर बनने के ख्वाह थे। वालिद ने बेटे कारजान तालीम की तरफ देखा तो उनको आला तालीम हासिल करने के लिए आज़ाद कर दिया, ताकि दिलजमी से CSS की तैयारी कर ले और आला ऑफिसर बन जाए या फिर वकालत करके खुद को पाया का कानूनदान साबित करें। उनकी खुशकिस्मती के सब घर वाले उनका साथ दे रहे थे, लेकिन मेरी बदकिस्मती के मैंने ही उनका साथ न दिया और पढ़ाई के मामले में उनकी दिल शिकनी करने लगी। मुझे लगता था कि ये ईमानदार अफसर बन गए तो इतनी दौलत ना कमा सकेंगे जितनी इनके वालिद और भाई कारोबार में कमा लेंगे। हम उनसे पीछे और कम हैसियत रह जाएंगे। मैं एक के बाद दीगरे 2 बच्चों की माँ बन गई। इस दौरान मैंने शौहर को सुकून ना लेने दिया। बदस्तूर उनके पीछे पड़ी रही कि पढ़ाई छोड़िए और कारोबार में शामिल हो जाइए।
अफसरी में कुछ नहीं रखा। रूखी सूखी तनख्वाह से बच्चों के लिए हम जिंदगी की तमाम आसाइशें हासिल नहीं कर सकते। मेरे बच्चे एहसास कमतरी का शिकार होकर अच्छी चीज़ों को तरसते रह जाएंगे। घर में फूट पड़ जाए तो दुश्मन फ़ायदा अलिफाटियती हैं। ससुर साहब का इंतकाल हो गया और मेरे शौहर के भाइयों में फूट पड़ गई। कारोबार में शरीक कुछ लोगों ने इसका फ़ायदा अलिफाटिया। उनको खसारे के आखिरी किनारे पहुंचा दिया और हम लोग मुकम्मल बर्बादी की लपेट में आ गए। इन दिनों मेरे शौहर ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद वकालत का इम्तिहान भी पास कर चुके थे और मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे, लिहाजा माली हालात देखते हुए अपने भाइयों से अलग होकर मुलाजमत की तलाश में लग गए। खुदा ने उनकी मेहनत को रायगा न किया और उनको एक अच्छी मुलाजमत मिल गई। हमारी गुजर बिसर होने लगी, ताहम पहले जैसा ऐशो आराम ना रहा जो शीसर साहिब के ज़माने में हासिल था। जायदाद का बंटवारा हुआ। हमको मकान की कीमत देकर अलग कर दिया गया। हमने इस रकम से प्लाट खरीद लिया और किराए के मकान में रहने लगे। ये मकान छोटा सा था जिसमें बच्चों के खेलने को सहन तक न था। बेचे जब बड़ी सी कोठी से इस तन मकान में आए तो उनका जी घबराता था। तज़्न जिंदगी में बहुत फ़र्क आ गया। मेरे बच्चे तो बड़े घर में ठाट बाट से रहने के आदी थे, जहाँ नौकर चाकर और हर तरह की सहूलतें मुयस्सर थीं। वो कहते, माँ अब का घर आ गई हो, यहाँ से निकलो, हमने यहाँ नहीं रहना, हमें अपने घर जाना है। तब मुझको बहुत दुख होता और ससुर याद आते कि जिनके होते हम हर तरह की जिम्मेदारियों से आज़ाद थे। मैं भी तो इस किस्म की जिंदगी बसर करने की आदी न थी। बहुत परेशान होती। अक्सर गर्मी से घबरा कर मैके भागती, जहाँ जिंदगी अब भी फूलों की सेज थी। जब बाबुल के घर जाती लगता कि जहन्नम से जन्नत में आ गई हूँ। 5 मरले के मकान में वापस लूट जाने को दिल ना करता। भाई गलत कामों से दौलत समेट रहे थे। बड़ी बहन की जिंदगी भी ठाट बाट से गुजर रही थी। सोचती कि एक में ही किरमुमारी हूँ जो जरा जरा से आराम को तरस रही हूँ। शौहर से कहती कि तुम्हारी वकालत से तो रोजी रोटी पूरी नहीं होती, तुम बच्चों को क्या आला तालीमी इदारों में पढ़ा पाओगे और कब ऐश कराओगे, ये बेचारे यूं नहीं सकते हुए जिंदगी गुजारेंगे। वो जवाब देते, क्यों परेशान होती हो, थोड़ा सा सब्र कर लो, जल्द हालात बदल जाएंगे। वकालत के पेशे में इब्तिदा में सिर्फ मेहनत होती है, रोटी घर से खानी पड़ती है। 4-5 साल सब्र से गुजार लो, फिर देखना कि कैसे मेरी मेहनत रंग लाती है और दौलत के वार तोड़कर हमारे घर में आती है। उनकी बातों से दिल जल उठता। आप कहाँ की कौड़ी लाते हैं? भला मेहनत से भी कहीं घी के चिराग जलते हैं। मेहनत से तो बरसों रूखी सूखी खानी पड़ती है, तब जाकर कुछ हासिल हुसूल होता है, वो भी किस्मत वालों को। मुझको जरा आला पाए का वकील बने दो। तुम्हारे आला पाए के वकील बनने तक भूखों नहीं मरना है। बुढ़ापे में अमीर हुए तो क्या मिलेगा, जब जवानी और इस उम्र की ख्वाहिशें तंग दस्ती के शिकंजे में फांसी पाती रहेंगी। मैंने बहुत चाहा, मियाँ जी मेरी बात समझी, मगर वो नहीं समझते थे। एक ही बात की रट के मेहनत से इज्जत मिलती है और सब्र का फल मीठा होता है। मेरे भाइयों ने जो मुझको परेशान देखा, कहने लगे, अपने मियाँ से को कहो कि ये कभी फाका और कभी अफाका वाला पेशा छोड़ी और हमारे कारोबार में शमूलियत कर ले। चंद दिनों में वारे न्यारे हो जाएंगे, इतना कमाएंगे कि हमको दुआएं देंगे। भाई ही नहीं, मेरे हालात देखकर आपा और भाभियां भी मुझ पर तरस खाने लगी थीं। उनके बच्चे मेरे बच्चों के साथ खेलने से कतराने लगे थे। उनकी बातें मेरे दिल पर ग्योनिसा बनकर लगती। अब तो रिश्तेदार भी मुझको अहमियत न देते और मैं जानती थी कि यह सलूक उनका इस वजह से है कि मेरे मियाँ ज़्यादा अमीर नहीं हैं। जब मैं किसे लौटती, मुहिब से खूब लड़ती कि यह सब सिर्फ तुम्हारी दकियानूसी सोचों की वजह से है। वो कहते वकालत वक्त और मेहनत मांगती है, सब्र चाहिए, और मैं कहती भाड़ में गई, तुम्हारी मेहनत दियानत और सब्र मुझको नहीं चाहिए। ऐसी इज्जत इसको हासिल करने में बरसों लगी। मेरे भाइयों को देखो कैसे हुन बरस रहा है, वो तुमको अपने साथ कारोबार में शरीक करना चाहते हैं। इनकी मान यूं बिला वजह वकालत में सर खपा रहे हो। इज्जत भी दौलत से मिलती है, वो दिन हुआ हुए जब इज्जत शराफत से मिलती थी। अब तो हम ना मैके वालों की नज़रों में मुअज़्ज़ज़ रहे हैं और ना ससुराल वालों की निगाहों में। हमारी रात दिन इसी बात पर लड़ाई रहने लगी। मैं कहती वकालत छोड़ दो और वो कहते कि नया काम शुरू किया है, ज़रा मेरे पीर जमने तो दो,
फिर देखना वक्त से सब कुछ मिल जाएगा। मैं उनके बड़ा वकील बनते तक इंतज़ार और महरूमी की चुकी में न पिसना चाहती थी। अच्छी जिंदगी बसर करने के दिन तो यही थे, इर्ज़ोहे से लबरेज जो बीते जा रहे थे। बच्चों के खाने पीने और मेरे हार सिंगार के दिन भी यही थे। अब ना तो सैर व तफरीह का लुत्फ़ ले सकते थे और ना शॉपिंग का। जब मुहिब खान ने मेरी बात ना मानी, मैं रूठ कर मैके आ गई। वो बहुत परेशान हुए, मनाने आए। मेरे भाइयों ने भी कह दिया तो हमारे साथ काम में शरीक हो जाओ, फिर हमारी बहन को तलाक दे दो क्योंकि तुम सको कभी अच्छी जिंदगी नहीं दे सकते। मुहिब से कहा कि बुढ़ापे तक हमारी बहन अच्छे दिनों का इंतजार नहीं करेगी। तुमने अपनी रविश न छोड़ी तो हम इसको तुमसे आज़ाद करा लेंगे। आजकल मेहनत से जल्द रुपया नहीं कमाया जा सकता। ये मुकाबले और तेज़ रफ्तारी का ज़माना है। रुपया को देखो कैसे कमाया, ये मत देखो। तालीम ने मुहिब पर असर किया था। उन्होंने कानून की तालीम पाई थी, लिहाजा वो राज़ी ना हुए। वो क्यों कर मेरे भाइयों के कहने पर जुर्म की दानिया में दाखिल हो जाते। उन्होंने मुजरिम बने से बेहतर जानता कि हमसे किनारा कर लें। तुम बेशक अपने मैके में रहो, मुझसे नाता मत रखो, मगर तलाक की जल्दी ना करो। कम अज़ कम साल भर के लिए इस मुतालबे को तय कर रखो, शायद हालात बदल जाएं। बच्चों की खातिर मैंने भी उनसे अलहदगी इख्तियार कर ली, मगर तलाक ना ली, यानी हमारा निकाह का रिश्ता बरकरार रहा। लेकिन मैंने अपने मैके में बसेरा कर लिया और उनको उनके 5 मरले के मकान में अकेला छोड़ दिया। हमें अलहदा रहते 7 माह हुए थे कि शूमी किस्मत मुनशियात की स्मगलिंग में मेरे दोनों भाई धर लिए गए। इस बार वालिद की पुश्त पनाही भी काम न आए। अगर वो खुलकर बेटों के लिए तगो दो करते तो बदनामी मजीद होनी थी। बहरहाल इस बार किस्मत ने यावरी न की, गैन पकड़ा गया। मेरे भाई भी अंदर हो गए। मुझे मुहिब खान की याद आई और उनसे कानूनी मदद मांगी। उन्होंने केस के लिए एक बड़ा काबिल वकील रख कर दिया और खुद भी मुआवनत की। मेरे भाइयों को भारी जुर्माना तो हुआ लेकिन सज़ा लंबी ना हुई। उनको शक का फ़ायदा मिल गया जबकि दूसरे मुजरिमों को लंबी सज़ा हो गई। जब भाई जमानत पर घर आए तो हमने शुक्र किया। आज मुझे एक कानूनदान की बीवी होने पर फ़ख्र हुआ। आज मेरे दिल ने इतराफ़ किया कि तालीम और दियानतदारी के साथ जब मेहनत का मील होता है तो इंसान का सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है और वही लोग कदर व मंजिलत पाते हैं जो सीधे रास्ते पर चलते हैं, मेहनत से हक हलाल का रिस्क अपने बच्चों को खिलाते हैं। मैंने अपने शौहर से सुलह कर ली और सब्र से काम लिया। वक्त गुजरते देर नहीं लगती। आज मेरे शौहर नामी ग्रामी वकील हैं। इनको सारी दानिया सलाम करती है, लेकिन मेरे वालिद साहब को कोई जानता नहीं। वो अब मनो मिट्टी नीचे सो गए हैं। खुदा उनकी मग़फ़िरत करे। आज मुझको ऐश व इश्रत में देखते तो यकीनन अपने दामाद पर फ़ख्र करते। आज मैं एक शानदार घर में रहती हूँ, कारें को भी सभी कुछ है, दिली सुकून भी है, लेकिन वालिदैन की कमी को उम्र भर महसूस करती रहूँगी।